हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखेंगे और उसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को यूज करेंगे। इससे पहले कि हम मेथड स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी है, आपको इसको सॉल्व करना है। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को तीन सोर्सेज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं और तीन डेस्टिनेशन यहाँ पर दी हुई हैं। सोर्सेज की सप्लाई आपको ये दी हुई है और डिमांड आपको डेस्टिनेशन की दी हुई है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ध्यान दीजिए, जब भी आप ड्राइंग करते हैं तो हम डायरेक्शन इस तरीके से लिखते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये वाला जो कॉर्नर हमारा आएगा, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर कहलाएगा नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर। तो अगर इस आप मैट्रिक्स में देखें जो आपको कॉस्ट मैट्रिक्स दी हुई है, तो ये वाला कॉर्नर आपका जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपको मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए हमें यहाँ पर मैक्सिमम यूनिट हम जितनी असाइन कर सकते हैं उतने यूनिट से हमें असाइन करनी है। अब मैक्सिमम यूनिट्स कैसे निकलेंगी? मैक्सिमम यूनिट्स निकालने के लिए हम इसका जो सोर्स है जहाँ से इसमें यूनिट आ सकती हैं उसकी सप्लाई देखेंगे। ये इसकी सप्लाई 200 है, लेकिन जो D1 यहाँ पर जो है, D1 की डिमांड केवल कितनी है? 180 है। तो इसको तो केवल 180 दी जा सकती है क्योंकि इसकी डिमांड ही 180 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो भी मिनिमम हो, जिस पर्टिकुलर सेल के जो करस्पॉन्डिंग सोर्स है या डेस्टिनेशन है उसकी सप्लाई या डिमांड में जो भी मिनिमम हो उतना मैक्सिमम यूनिट आप असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 180 इसको हम यूनिट असाइन कर देंगे। अब जब हमने 180 यूनिट्स यहाँ पर असाइन कर दिया तो हम डिमांड और सप्लाई को अपडेट करेंगे। इसका मतलब इसकी सप्लाई कितनी बच गई? अब इसकी सप्लाई बच गई 20 यूनिट्स की और इसकी जो डिमांड हो गई अब 0 हो गई क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स आपने यहाँ पर असाइन कर दी। अब आप यहाँ से एक ही टेबल में ये सारे काम कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग टेबल बना करके भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि आपने 180 यहाँ पर असाइन कर दिए। ध्यान दीजिए, अब D1 का कोई रोल नहीं है। जब इसका कोई रोल नहीं है तो मैं एक अलग टेबल भी बना सकता हूँ जिसमें से मैं D1 को डिलीट कर सकता हूँ और अपडेटेड सप्लाई और डिमांड में अब लिख सकता हूँ। एक ही टेबल में बनाएंगे तो भी इस मेथड में काम हो सकता है, लेकिन एक ही टेबल में बनाने में क्लैरिटी थोड़ा सा कम रहती है, तो इसलिए हम एक अलग से टेबल बना लेते हैं। एक ही टेबल में बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, हम जब यहाँ से चल रहे हैं तो हमने डिमांड और इसको अपडेट किया और यहाँ से हम ऐसे मूव करते हुए चलेंगे और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आएंगे रो पे, यहाँ से इस तरीके से आप मूव करते हुए आगे चलेंगे। जब मैंने देखिए D1 को मैंने हटा दिया, अब मेरे पास जो रिमेनिंग है यहाँ पे 20 की सप्लाई बची और यहाँ पर अब देखिए D2 और D3 बचे। अगर आप पहला देखेंगे तो D2 ये 120 150 ये एज इट इज लिखा हुआ है जैसा पहले था 28 24, ये सब ऐसी है। तो ये केवल हमने D1 वाला कॉलम यहाँ से हटा दिया क्योंकि इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर अब केवल इतना बचा। तो फिर से अगर मैं देखूँ तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका ये बचेगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसकी सप्लाई है 20 और इसकी डिमांड है 120। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कितनी दे सकता हूँ? 20 यूनिट्स की। मिनिमम ऑफ दीज टू, मिनिमम ऑफ दीज टू इज दिस इज 20। तो 20 यूनिट्स आपने यहाँ पर असाइन कर दिया। नाउ द अपडेटेड सप्लाई इज दिस इज 0, ये 0 हो गई और ये आपकी जो है ये 120 में से 20 आपने यूनिट्स यहाँ दे दिया, सो दिस इज 100। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेप में सोर्स S1 की सप्लाई अब कंप्लीट हो चुकी है और जबकि D2 की जो रिमेनिंग डिमांड कितनी बची है? 100 बची है। तो मैं नई टेबल जब बनाऊंगा तो उस टेबल में अब S1 को मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि S1 की सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए इसको अपडेट करें। देखिए ये पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 120 थी तो अब ये 100 हो गया और यहाँ पर मैंने S1 को हटा दिया तो अब केवल S2 और S3 बचा। तो फिर से वही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपने लगाया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ पर। अब इसके देखिए डिमांड इसकी 100, सप्लाई 160, तो यहाँ पर कितना मैं दे सकता हूँ? इसको मैं 100 यूनिट्स में इसको असाइन करूँगा। तो मैंने इसको 100 यूनिट असाइन किया, तो 100 यूनिट असाइन करने पर क्या होगा? यहाँ पर तो आपकी 60 की बचेगी और यहाँ पर आपकी इसकी डिमांड अब कंप्लीट हो जाएगी। तो जब इसकी डिमांड जब कंप्लीट हो जाएगी तो अब आपको D2 को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो D2 को जब आप
छोड़ देंगे तो नेक्स्ट में आप देखेंगे केवल आपका D3 बचेगा और ये सारे अपडेटेड, देखिए D हट गया और यहाँ पर अपडेटेड आपकी 60 हो गया और 90, ये 60 और 90। जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपकी अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा स्किप हो गया लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि प्रॉब्लम आपकी बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस का मतलब होता है कि टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई। तो अगर आप स्टार्टिंग में वापस जाएं इस प्रॉब्लम में, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 450 ऑलरेडी दिया है, तो ये इसका सम भी 450 है और इसका पूरा सम जो है ये 450 है। इसका मतलब हमारे केस में ये टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई है, ये दिया हुआ है। तो आप इसको अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा केस हो गया कि आपने बिना चेक किए आपने इसको सॉल्व कर दिया, तो लास्ट में ऐसी स्थिति आ जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि 90 + 60 150 हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड होती तो हर एक स्टेप में आप अगर आप चेक करें कि टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर बचनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लास्ट में अगर आप देखेंगे ये भी 150 है, ये भी 150 है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है या हमने कहीं प्रॉब्लम में मिस्टेक कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर से आइए उसी फिर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को चेक करें। तो यहाँ पर आप कितने यूनिट दे सकते हैं, 60 यूनिट आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये आपका फिर से S2 हट जाएगा, तो आप लास्ट में यहाँ पर जो बचेगा, यहाँ पर आप 90 यूनिट आप असाइन कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई भी आपके पास विकल्प नहीं बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये पहले आपने 60 दिया था तो ये 90 बचता और ये 0। इस तरीके से हम यूनिट असाइन कर सकते हैं। अब इसका आंसर लिखने के लिए एक अलग से हम टेबल बनाएंगे। ये मैंने सारे आंसर पूरे यहाँ पर नोट कर दिए कि यहाँ पर देखिए 180 था, ये 20 100, यहाँ पर 60 यूनिट दी गई और यहाँ पर 90 यूनिट दी गई। तो इस तरीके से तो आंसर मैंने लिखे थे। अब इसको आंसर आप कैसे लिखेंगे, तरीके से लिखेंगे फ्रॉम टू यूनिट्स एंड कॉस्ट। फ्रॉम का यहाँ पर आप इसको सोर्स भी लिख सकते हैं, सोर्स, और यहाँ पर आप इसको डेस्टिनेशन भी लिख सकते हैं, और ये नंबर ऑफ, ये लिख दिया आपने नंबर ऑफ यूनिट्स एंड कॉस्ट। ये आपने S1 से D1 180 यूनिट्स थी और टोटल कॉस्ट 16 × 180 आप करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। ऐसे आपने S1 to D2 20 यूनिट्स दी हैं, तो S1 to D2 20 यूनिट्स और कॉस्ट इसकी जाएगी 400, 20 × 20 400। नेक्स्ट आपका आ रहा है S2 to D2, ये है यूनिट आपने दी 100 और कॉस्ट पर यूनिट 8 है, तो 8 × 100 800 हो गई। ऐसी नेक्स्ट आपका जो आपको दिख रहा है S2 to D3 आपने दिया है, कितने यूनिट दिए हैं, 60 यूनिट आपने दिए हैं। तो यहाँ पर 60 और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 18 है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। लास्ट में आपका S3 to D3 आपको दिया 90 यूनिट्स और कॉस्ट इतने, टोटल कॉस्ट आपकी इतनी आई है 6600। सो ये जो सॉल्यूशन आपको मिला, ये केवल आपको ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन है। ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका केवल एक इनिशियल सॉल्यूशन है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दे रही हैं, जिसमें कि पहली मेथड को हमने डिस्कस किया और पहली मेथड जो हमने अभी यूज की, जो सीखी, वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेथड समझ में आ गई होगी, कैसे आपको इसको करना है, कैसे लिखना है इसका आंसर, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।